ओके, वेलकम टू द नर्सिंग मास्टर चैनल वंस अगेन। हम लोग हीमोडायलिसिस का टॉपिक कर रहे थे। हीमोडायलिसिस की टॉपिक में बेटा चूँकि टॉपिक बहुत लंबा है और मेरे पास तुमको एनिमेशन बना के देने के लिए कुछ है नहीं, इसलिए मैं आपको ड्रॉ करके सिखाता हूँ। ठीक है, हीमोडायलिसिस मशीनिंग बहुत क्रिटिकल होती है। आप लोग में मेरे ख्याल से बहुत सारे लोग देखे भी होंगे जो लोग बड़े हॉस्पिटल्स में काम करते हैं, और मैं कोशिश करूँगा कि इसके साथ थोड़ी सी हीमोडायलिसिस मशीन को अटैच कर सको इस वीडियो के साथ, ताकि जो बच्चे कभी नहीं देखे वो लोग इसको देख लें। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था डायलिसिस दो टाइप की होती है, हीमोडायलिसिस होता है, एक पेरिटोनियल डायलिसिस होता है। अभी हम लोग पेरिटोनियल डायलिसिस की बात नहीं करेंगे, उसके लिए भी एक छोटी सी वीडियो बनेगी। अभी हम हीमोडायलिसिस के लिए बात करेंगे। ठीक है, तो हीमोडायलिसिस के लिए हमने एवी शंट बनाया था, या हम एवी फिस्टुला बनाते हैं। एवी शंट हम बनाते हैं टेम्पररी के लिए, ठीक है, और एवी फिस्टुला बनाते हैं जब पेशेंट को लॉन्ग टर्म डायलिसिस होनी होती है, जो एंड स्टेज रीनल डिजीज़ में है, और जब तक पेशेंट को रीनल ट्रांसप्लांटेशन के लिए किडनी नहीं मिल जाती। ठीक है बेटा, फिर यहाँ पर हम लोग डालते थे नीडल, और वो नीडल सिलिकॉन कैथेटर से अटैच्ड होता था। एक मशीन में आता है और दूसरा भी मशीन में आता है, लेकिन ये आपको पता है दिस इज़ अ रेडियल आर्टरी, और रेडियल आर्टरी से ब्लड प्रेशर से निकल के किस में आता है, डायलिसिंग मशीन में, और यहाँ से प्यूरिफाई होकर वापस किस में जाता है, सिफिलिक वेन में, और वेन में ही चला जाता है, फिर पूरी बॉडी सिस्टम में घूमता है। तो किसी किसी पेशेंट को वंस इन अ वीक होता है, बहुत ज़्यादा मेटाबॉलिक वेस्ट है, वाटर इम्बैलेंसेस है, तो उसमें पेशेंट को हफ्ते में 2 बार भी हो सकता है, हफ्ते में 3 बार भी हो सकता है। दैट डिपेंड्स अपॉन द कंसंट्रेशन ऑफ द वेस्टेज। ठीक है, इसीलिए डायलिसिस को करने से पहले कुछ प्री चेकअप होते हैं, जैसे आप पेशेंट के वाइटल साइंस देखते हैं। ठीक है, आप पेशेंट का वेट देखते हैं, आप पेशेंट का हीमोग्लोबिन देखते हैं, और आप पेशेंट का एट प्रेजेंट मेटाबॉलिक वेस्ट कितना है बॉडी के अंदर वो देखते हैं। ठीक है, तो मेटाबॉलिक वेस्ट में मैंने आपको बताया था, आप क्या देखते हैं, अमोनिया देखते हैं, आप यूरिक एसिड देखते हैं, आप यूरिया देखते हैं, और आप क्या देखते हैं, क्रिएटिनिन। क्रिएटिनिन क्या है बेटा, दिस इज़ द एंड प्रोडक्ट या वेस्ट प्रोडक्ट ऑफ द मसल प्रोटीन विच इज़ कॉल्ड क्रिएटिन। ठीक है, इतना सब कुछ करते हैं हम लोग प्रायर टू हीमोडायलिसिस। एचबी इसलिए देखा जाता है क्योंकि यहाँ पर हीमोग्लोबिन टूटता भी है, और लॉन्ग टर्म जब पेशेंट को हीमोडायलिसिस चलती है तो पेशेंट को एनीमिया भी डेवलप हो सकता है। एनीमिया इसलिए डेवलप हो सकता है क्योंकि अगर किडनी का एंड स्टेज रीनल डिजीज़ हो चुका है बेटा, तो किडनी एक तरीके का हार्मोन रिलीज़ करती है जिसे बोलते हैं एरिथ्रोपोइटीन। ठीक है, और ये एरिथ्रोपोइटीन का काम ये होता है कि जो अब क्या बोलते हैं, ये स्पंजी बोन में जो आरबीसीज बनते हैं, उन आरबीसीज को पूरा मेच्योर होने के लिए एरिथ्रोपोइटीन चाहिए, एंड एरिथ्रोपोइटीन इज़ द हार्मोन विच इज़ रिलीज्ड फ्रॉम द किडनी। लेकिन चूंकि अब किडनी क्या हो चुकी है, ख़राब पूरी हो चुकी है, तो ये वो हार्मोन रिलीज कर भी सकती है और नहीं भी कर सकती, मोस्टली नहीं करती है। जब नहीं करती है तो हम लोग पेशेंट को एनीमिया ना हो, उसका आरबीसीज जल्दी से जल्दी ना टूटे, उसका हीमोग्लोबिन मेंटेन रहे, उस कंडीशन में हम लोग बाहर से इंजेक्शन एरिथ्रोपोइटीन भी देते हैं डायलिसिस के समय। इज दिस क्लियर? चलो, अब ये पूरा यहाँ पर डायलासेट भरा हुआ। डायलासेट इज़ अ डायलाइजिंग एजेंट। अब एक डायलाइजिंग एजेंट में या डायलासाइट में होना क्या क्या चाहिए, जिससे कि हमारे वो 3 प्रोसेस पूरे हो जाए, डिफ्यूजन, ऑस्मोसिस एंड अल्ट्राफिल्ट्रेशन। अल्ट्राफिल्ट्रेशन और जो डिफ्यूजन है वो हम किस में यूज़ करते हैं, हीमोडायलिसिस में। ठीक है, मेरी बात क्लियर है? लास्ट वीडियो में मैंने बताया था। सो जो डायलासाइट, जो डायलाइजिंग एजेंट डाला हुआ है बेटा, उसका कंटेंट क्या क्या होना चाहिए, इलेक्ट्रोलाइट्स। इलेक्ट्रोलाइट्स में उसमें क्या क्या रहता है, सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम एंड क्लोराइड। ठीक है, बफर के लिए बफर क्यों यूज़ किया जाता है, जिससे कि ब्लड का जो पीएच है वो पीएच क्या रहे, मेंटेन रहे। 7.35 टू 7.45 इज़ द पीएच ऑफ द ब्लड विच इज़ स्लाइटली एल्कलीन। तो उसमें बफर भी हम लोग डालते हैं, एंड दिस इज़ ऑल्सो अ आयन विच इज़ कॉल्ड बाइकार्बोनेट आयन्स। ठीक है, सो बाइकार्बोनेट आयन इज टू मेंटेन और करेक्ट पीएच ऑफ ब्लड। तो डायलिसिस के समय में ब्लड के पीएच को मेंटेन करना, और अगर मेटाबॉलिक वेस्ट से इसका पीएच गड़बड़ हो गया है तो उसको भी क्या करना, करेक्ट करना। फिर यहाँ पर आता ग्लूकोज या डेक्सट्रोज भी जिसको बोला जाता है। ये ग्लूकोज इसलिए होता है जिससे कि पेशेंट किस में ना जाए, हाइपोग्लाइसीमिया में ना जाए, और उसको शुगर का न्यूट्रिशन भी मिलता रहे, ग्लूकोज। एंड ग्लूकोज ऑल्सो एक्ट एज अ अट्रैक्शन फॉर द वाटर। बहुत डिटेल है ये, आगे मैं आपको बताऊंगा अगर कभी मौका मिला तो।
ठीक है। फिर मेन इसका कंटेंट क्या होता है डायलासाइड का या डायलाइजिंग एजेंट का, इस वाटर, दिस इज द मेन सॉल्वेंट ऑफ द डायलासाइड, ठीक है। तो सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, तो एक तरीके से हम लोग अगर ये समझेंगे, अगर यहाँ आपको बोर्ड में दिख रहा है बेटा, तो अगर जैसे इधर एक पानी है और इधर भी पानी है मान लो, अब यहाँ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से जो सॉल्यूट्स हैं उसको इधर उधर होना है, तो मान लो कि इस सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के इस पार 10 ठो सॉल्यूट है और इधर कितने सॉल्यूट है, 100 सॉल्यूट है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। तो जो सॉल्यूट्स होते हैं वो किसके, इसकी गर्लफ्रेंड कौन होती है, पानी होती है। तो पानी किधर की ओर भागेगा, क्योंकि यहाँ पर पानी की मात्रा ज़्यादा है, यहाँ पर पानी की मात्रा कम और सॉल्यूट्स की मात्रा ज़्यादा है, तो पानी इधर से इधर की ओर भागेगा, क्योंकि पानी किसकी गर्लफ्रेंड है, जहाँ पर सॉल्यूट्स ज़्यादा है, तो यहाँ सॉल्यूट्स ज़्यादा है। तो यही प्रोसेस हम लोग यूज़ करेंगे यहाँ पर ही। मेरी बात समझ गए आप लोग। सो दिस इज़ द कंटेंट ऑफ द डायलिसिंग एजेंट। तो बेटा यहाँ से फिर हम लोग वो जो फिस्चुला रहता है उस फिस्चुला के अंदर निडल डालते हैं रेडियल आर्टरी में, और प्रेशर से ब्लड यहाँ पर ही आता है। वही हमारे मेनली 2 प्रोसेस जो है डिफ्यूजन और अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, वो यहाँ पर यूज़ होते हैं। उसके बाद यहाँ से जो ब्लड प्यूरिफाई होता है वो ये जो हमने डाल रखी है निडल, ये किस में चला जाता है, इट गोज बैक इनटू द वेन। मेरी बात समझ गए। जितना भी वेस्ट प्रोडक्ट बचता है वो यहाँ पर ही क्या होता है, कलेक्ट हो जाता है, इसको आप फेंक सकते हैं। एक हीमोडायलिसिस होने में ऑलमोस्ट 3 to 4 आवर्स लगता है, ठीक है। तो ब्लड जब यहाँ से यहाँ निकलता है तो इस डायलाइजिंग एजेंट में कोई भी एंटी कोआगुलेंट नहीं होता है, कोई हिपेरिन वगैरह कुछ भी नहीं होती है। तो ब्लड बाहर निकलेगा रूम टेम्परेचर पे, ब्लड तो तब तक ठीक है, लेकिन बाहर का टेम्परेचर अगर कम या ज़्यादा कुछ भी होता है तो ब्लड क्लॉट भी हो सकता है। तो ब्लड क्लॉट ना हो करके बीच बीच में क्या डालते रहते हैं, एंटी कोआगुलेंट का इंजेक्शन लगाते रहते हैं, विच इज हिपेरिन का इंजेक्शन बीच बीच में लगाते रहते हैं, जिससे कि ब्लड इन पाइप्स में क्या हो, कोआगुलेट ना हो। मेरी बात समझ गए। फिर जब प्योरीफाइड हो जाता है तो इस सिलिकॉन जो वो लगा हुआ पाइप, उसके थ्रू इस नीडल से किस में डाल देते हैं, वेन में बैग डाल देते हैं। दिस इज़ द सिंपल स्टोरी ऑफ द हीमोडायलिसिस, ठीक है। चलो अब हम लोग थोड़ा सा कॉम्प्लिकेशन देखते हैं डायलिसिस का। कुछ कॉम्प्लिकेशन होते हैं बेटा डायलिसिस के, इसको आप नोट डाउन कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कंटेंट ऑफ द डायलिसेट। ये जल्दी आपको कोई बताता नहीं है, क्योंकि मैं इसलिए स्पीड कर रहा हूँ क्योंकि मुझे वीडियो छोटी करनी है, ठीक है, क्योंकि आप लंबी वीडियोस नहीं देखते हैं, आप लोग बहुत बदमाश हैं। ओके चलो अब हम देखते हैं कॉम्प्लिकेशन ऑफ डायलिसिस। कॉम्प्लिकेशंस ऑफ डायलिसिस, बेटा ये बहुत सब इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, और आप चूँकि समय लंबा नहीं देते हैं, आप चाहते हैं कि 2-2 मिनट का वीडियो और हम 2 मिनट में सब सीख जाए। 2 मिनट में आप कुछ नहीं सीखेंगे, यहाँ तो सालों लग गए सीखने में, तो आप कुछ नहीं सीखेंगे जब तक आप अच्छे से ध्यान से नहीं देखेंगे। बेटा कॉम्प्लिकेशन डायलिसिस से क्या यहाँ पर क्या हो सकता है, हाइपोटेंशन, पेशेंट का ब्लड फॉल हो सकता है, हाइपोटेंशन, ठीक है। हाइपोवोलेमिया, हाइपोवोलेमिया, अब वोलेमिया वो चाहे ब्लड का हो और चाहे फ्लूइड का हो, इसकी वजह से पेशेंट किस में जा सकता है, शॉक में भी जा सकता है। डरने की बात नहीं है, इसको सब मेंटेन वहाँ पर किया जाता है, लेकिन कॉम्प्लिकेशन जानना बहुत ज़रूरी भी है ना। शॉक हो सकता है, ठीक है। मसल क्रैम्पिंग, मसल क्रैम्पिंग हो सकती है, ठीक है। हाइपो और हाइपरकलीमिया, यानी कि पोटेशियम की मात्रा कम भी हो सकती है और बढ़ भी सकती है, सेम एज विथ कैल्शियम ऑल्सो। तो हाइपोकाल्सीमिया भी हो सकता है एंड हाइपरकाल्सीमिया भी हो सकता है। मेरी बात समझ रहे हैं आप लोग, ठीक है। फिर एक बेटा होता है न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम, नंबर 6 न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी इसमें हो जाती है। न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम को हम लोग बोलते हैं डायलिसिस इक्विलिब्रियम, डायलिसिस या डायलिसिस इक्विलिब्रियम, यानी कि जब इक्विलिब्रियम जो कंटेंट होना चाहिए इक्वल होना चाहिए, जब वो नहीं हो पाता है तो न्यूरोलॉजिकल प्रॉब्लम भी हो सकती है। पेशेंट को झटके भी आ सकते हैं, सीजर्स, ठीक है। एरिदमियाज भी हो सकता है, कार्डियक एरिदमियाज, और बेटा कार्डियक अरेस्ट भी हो सकता है, कार्डियक
अरेस्ट भी हो सकता है, ठीक है। और अगर लॉन्ग टर्म किसी को अगर वो चल रही हीमोडायलिसिस तो एनीमिया भी हो सकता है एंड बोन डिसऑर्डर्स भी हो सकते हैं, ठीक है। सो दीज आर ऑल द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द डायलिसिस। तो ये भी अपने को ध्यान देना है, ठीक है। बहुत शॉर्ट में आपको मैंने बताया है। डायलिसिंग मशीन आप देखेंगे तो अगर जिसको फिस्टुला लगा है तो आप देखेंगे निडल डालते हैं, जिसको शंट लगा है तो उसका कैथेटर का ओपनिंग पहले से ही बाहर रहता है, उसी कैथेटर में वो जो सिलिकॉन ट्यूब्स होते हैं उनको जोड़ दिया जाता है, ठीक है। बट जो फिस्टुला है दैट इज़ फॉर द लॉन्ग टर्म डायलिसिस, जो एवी शंट है दैट इज़ फॉर द शॉर्ट टर्म। तो अगर क्वेश्चन ये आता है कि लॉन्ग टर्म डायलिसिस के लिए जब तक रीनल ट्रांसप्लांट नहीं होता तो विच इज़ द बेटर, देन एवी फिस्टुला इज़ द बेटर। मगर इफ द पेशेंट कम्स विद द पॉइजनिंग और विद द ड्रग टॉक्सिन्स और वेरी शॉर्ट टर्म और विद द क्या था एक्यूट रीनल फेलियर, जहाँ पर ही कुछ समय हम किडनी को आराम देना चाहते हैं ताकि किडनी के जो नेफ्रॉन्स हो वो हील हो जाए, उस कंडीशन में एवी शंट को यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो अगर आपको ये कंटेंट अच्छा लगा हो तो प्लीज़ हमारी इस वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर ज़रूर करिएगा, सब्सक्रिप्शन बढ़ाइए। जब सब्सक्रिप्शन बढ़ेगा तो ये वाला आपका खड़िया चौक वाला बोर्ड हटेगा और कंप्यूटराइज्ड बोर्ड यहाँ पर आपके लिए लगाया जाएगा। तो सो प्लीज़ डू द सब्सक्रिप्शन, सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। थैंक यू।